नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टिक इंजीनियर्स एकेडमी में। पिछली वीडियो में हमने देखा था लेवल लाइन क्या होती है, प्लम लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होता है, मीन सी लेवल क्या होता है, वेरियस टर्म्स थे जिनके ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल ट्रायंगल के बारे में। लेकिन स्फेरिकल ट्रायंगल के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होती है और प्लेन सर्वेइंग क्या होती है, यानी कि इन दोनों सर्वेइंग में क्या डिफरेंस होता है। अर्थ की कर्वेचर को कंसीडर करते हुए हमारा जो सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप से किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन जियोडेटिक सर्वेइंग, दूसरा क्लासिफिकेशन प्लेन सर्वेइंग। अब बात आती है कि जियोडेटिक सर्वेइंग और प्लेन सर्वेइंग में क्या डिफरेंस है। जियोडेटिक सर्वेइंग उस सर्वेइंग को बोलते हैं जब हम अर्थ की कर्वेचर को कंसीडर करेंगे, यानी कि हमारी अर्थ क्या है, कर्व है। तो हम जब अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करें यानी कि कर्व को कंसीडर करें तो हम जो सर्वे करते हैं उसको बोलते हैं हम जियोडेटिक सर्वेइंग। अगर हम अर्थ की कर्वेचर को कंसीडर ना करके उसे एक प्लेन ही माने तो उसे हम बोलते हैं प्लेन सर्वेइंग। तो वैसे तो हमारी अर्थ कर्व है, लेकिन हम इतना वो ना मानते हुए हम उसे सिंपल तरीके से, यानी कि कम एरिया में करना हो या लोकल सर्वे करना हो तो हम उसे प्लेन कंसीडर कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इनके क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ पॉइंट हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला इनके बीच में डिफरेंस जो आ जाता है वो यही है कि इसमें अर्थ की कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है और प्लेन सर्वेइंग में अर्थ की कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया जाता है। हम इसको लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ curvature of earth surface is considered. अब हम प्लेन सर्वेइंग की बात करें, इसमें हम क्या करते हैं, अर्थ की कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं वी नेग्लेक्ट इफेक्ट ऑफ अर्थ curvature of earth surface, यानी कि इफेक्ट जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या करेंगे, हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करेंगे, लेकिन प्लेन सर्वेइंग में हम अर्थ की कर्वेचर को कंसीडर नहीं करेंगे। अब बात आती है कि अगर हम अर्थ की कर्वेचर को कंसीडर ना करें लेकिन हमारी प्लेन तो कर्व में ही है तो कुछ ना कुछ एरर देखने को मिलेगा। तो हम ऐसा कौन सा एरिया है जिस पे हम जियोडेटिक सर्वेइंग करते हैं और ऐसा कौन सा एरिया है जिस पे हम प्लेन सर्वेइंग करते हैं। तो हम जो एरिया कंसीडर करते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग में, अगर हमारा एरिया ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं, जियोडेटिक सर्वेइंग करते हैं। अगर हमारा एरिया लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर है तो हम उसमें क्या करते हैं, प्लेन सर्वेइंग। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, आपने बहुत जगह देखा होगा कि 195 किलोमीटर स्क्वायर होता है या 250 किलोमीटर स्क्वायर होता है। इसके बारे में हम आज क्लियर कर लेंगे ये डाउट। लेकिन जब अगर आप SK दुग्गल और BC पूर्णिया में देखें तो यही कंसीडर करा हुआ मिलेगा आपको। और जो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर वाला जो टर्म है वो कहीं और यूज़ होता है। आज हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कुछ ही देर में। तो चलिए अगला डिफरेंस हम इसमें लिख सकते हैं, जियोडेटिक सर्वेइंग इट इज़ डन बाय सर्वे ऑफ इंडिया। जो जियोडेटिक सर्वेइंग कौन करता है, सर्वे ऑफ इंडिया करता है। जैसे अगर आप SSC JEE क्लियर कर लें तो उसमें एक डिपार्टमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसमें हम लिख देते हैं इट इज़ डन बाय सर्वे ऑफ इंडिया। अगर हम प्लेन सर्वेइंग की बात करें तो हम ये लोकल सर्वे में यूज़ करते हैं। लोकल सर्वे कैसे यूज़ करते हैं, जब सर्वे ऑफ इंडिया कुछ कंट्रोल पॉइंट इस्टेब्लिश कर लेता है फिर जिसके हिसाब से हम लोकल सर्वे ईजिली कर पाते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं इट इज़ डन फॉर लोकल सर्वेस।
फॉर लोकल सर्वे। अगला इसमें लिख देते हैं हाई प्रिसीजन रिक्वायर्ड होता है, इसी में लिख देते हैं यहीं पे कि हाई प्रिसीजन रिक्वायर्ड, हाई प्रिसीजन नॉट रिक्वायर्ड। अगला हम डिफरेंस देखें तो इसमें हम क्या करते हैं, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री और इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, प्लेन सर्वेइंग में प्लेन ट्रिग्नोमेट्री। तो मेनली जो डिफरेंस है वो यही है। बाकी अब हम पढ़ते हैं कि स्फेरिकल ट्रायंगल और प्लेन ट्रायंगल में क्या डिफरेंस होता है। अब आपने जान लिया कि जियोडेटिक सर्वेइंग और प्लेन सर्वेइंग में क्या डिफरेंस होता है, तो अब आप इसको भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है। स्फेरिकल ट्रायंगल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है। स्फेरिकल ट्रायंगल को जानने से पहले कल हमने पढ़ा था कि ग्रेट सर्कल क्या होता है। ग्रेट सर्कल क्या होता है, जो अर्थ को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो पहला ग्रेट सर्कल ये हो गया, दूसरा ग्रेट सर्कल ये हो गया और तीसरा ग्रेट सर्कल ये हो गया। जब ग्रेट सर्कल के 3 आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं तो जो हमें एरिया फॉर्म होता है उसको हम बोल देते हैं स्फेरिकल ट्रायंगल। अगर सीधी भाषा में बोलें तो आप एक सेब ले सकते हैं। सेब को क्या करिए, बराबर हिस्सों में डिवाइड करिए। पहला हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, 2 कट ये लगाइए, तीसरा कट ऐसे लगाइए। तो बीच में जो इंटरसेक्ट हुए होंगे जहाँ पे, तो जो हमारा एरिया जो हमें मिलेगा वही हमारे क्या कहलाता है, स्फेरिकल ट्रायंगल कहलाता है। तो एक स्फेयर लेना है हमें, अर्थ की हमारी स्फेयर है। तो आप एप्पल को भी स्फेयर कंसीडर कर सकते हैं, मिलता जुलता। तो एप्पल में कट लगाइए, पहला ग्रेट सर्कल कंसीडर करिए, दूसरा ग्रेट सर्कल कंसीडर कीजिए और तीसरा। तो इनके आग जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो जो हम एरिया फॉर्म होगा उसको बोल देते हैं हम स्फेरिकल ट्रायंगल। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है, इट इज दैट triangle which formed on sphere, which is formed on the surface of sphere by intersection of three arcs of great circle। तो हमने पढ़ लिया कि स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है। स्फेरिकल ट्रायंगल में भी कुछ टर्म्स होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है, जैसे कि स्फेरिकल एंगल हो गया, स्फेरिकल ट्रायंगल की लेंथ किसको बोलते हैं और इसकी लेंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी साइड की लेंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्फेरिकल एंगल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्फेरिकल एंगल क्या होता है। अब स्फेरिकल एंगल की बात करें तो ये हमारा क्या है, स्फेरिकल ट्रायंगल है। स्फेरिकल ट्रायंगल कैसे फॉर्म हुआ है, जो ग्रेट सर्कल के आर्क हैं तो जहाँ पे वो कट करते हैं तो वो स्फेरिकल ट्रायंगल हो गया। तो जो स्फेरिकल ट्रायंगल के आर्क हैं तो जो टेंजेंट जहाँ पे कट करते हैं उसको हम बोल देते हैं स्फेरिकल एंगल। तो एक स्फेरिकल एंगल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो ये पहला टेंजेंट, एक आर्क का टेंजेंट ये, दूसरे आर्क का टेंजेंट ये, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पर क्या हो गया, हमारा एंगल फॉर्म हो गया। अब हम बात करें कि साइड किसको बोलते हैं और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो स्फेरिकल ट्रायंगल की एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड ये हो गई और तीसरी साइड ये हो गई। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो मान लेते हैं ये अर्थ का सेंटर है। तो अर्थ के सेंटर से
ये जितना एंगल बनाएगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे लेंथ ऑफ साइड से। तो लेंथ ऑफ साइड कैसे कैलकुलेट करते हैं प्लेन ट्रायंगल में, तो क्या होता है साइड डायरेक्टली कैलकुलेट होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये स्फेरिकल ट्रायंगल है, प्लेन ट्रायंगल नहीं है, तो जो हमारी साइड कैलकुलेट करते हैं वो भी हम एंगल के फॉर्म में ही करते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर हम इनको डेफिनेशन में ही लिखें तो पहले हम बात करते हैं स्फेरिकल एंगल की। स्फेरिकल एंगल स्फेरिकल एंगल स्फेरिकल एंगल स्फेरिकल एंगल यहाँ पर लिख लेते हैं। स्फेरिकल एंगल स्फेरिकल एंगल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड as the angle of it is defined as angle between tangents of great circle tangents of great circle at the point of intersection at the point of intersection। तो हमने बात कर ली कि स्फेरिकल एंगल क्या होता है, हमने बात कर ली कि यहाँ पे दो ग्रेट सर्कल के टेंजेंट के जो आर्क हैं, तो जो जहाँ पे वो टेंजेंट मीट करते हैं उसको हम बोल देते हैं स्फेरिकल एंगल। अगर हम बात करें कि साइड की लेंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अगला लिख लेते हैं हम लेंथ ऑफ साइड। लेंथ ऑफ साइड लेंथ ऑफ साइड को भी हमने बात की थी कि एंगल के फॉर्म में ही इसको भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो सेंटर ऑफ अर्थ से जितना एंगल बनाती है उसको ही हम लेंथ ऑफ साइड बोल देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम, इट इज़ डिफाइंड एज एंगल formed by that side at the center of the earth यानी कि हम बात करें तो ये जो हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ है, इससे जो ये साइड है कितना एंगल बना रही है उसी को हम क्या बोल देते हैं लेंथ ऑफ साइड, यानी कि इसकी लेंथ कितनी है, इसको हम एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हमें लिख लेना चाहिए। तो उसको लिखने से पहले हम बात कर लेते हैं कि प्लेन ट्रायंगल और स्फेरिकल ट्रायंगल में क्या डिफरेंस है। मान लेते हैं ये हमारा हो गया प्लेन ट्रायंगल, ये हो गया हमारा प्लेन ट्रायंगल, और ये हो गया हमारा स्फेरिकल ट्रायंगल, ठीक है। और अब बात करें कि इन दोनों के मेन डिफरेंस की, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर हम इनका एरिया कंसीडर करें 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, तो इनके एंगल्स का सम का डिफरेंस कितना आएगा। प्लेन ट्रायंगल के एंगल की बात करें तो ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, और स्फेरिकल ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो अगर हम इसके एंगल को मान लें अल्फ़ा, बीटा और गामा, और इसके एंगल को मान लें पी, क्यू, आर, तो इनका सम का डिफरेंस कितना आएगा। अगर हमारा एरिया हम कंसीडर करते हैं 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P प्लस Q प्लस R माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 1 सेकेंड।
यानी कि अगर हम सोच सकते हैं, आप इतने बड़े किलोमीटर, इतने एरिया का, इतने बड़े किलोमीटर एरिया का अगर हम ट्रायंगल कंसीडर करें, प्लेन ट्रायंगल और स्फेरिकल ट्रायंगल, तो उनके बीच का एंगल का सम सिर्फ 1 सेकेंड आता है, जो कि आपसे पूछा भी जाता है। तो आपको याद रखना है कि अगर हम ट्रायंगल के सम का डिफरेंस पता करें, तब हम जो एरिया का लेते हैं वो होता है 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, जबकि हम प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग में जो एरिया कंसीडर करते हैं वो होता है 250 किलोमीटर स्क्वायर, जिसमें बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका एक टर्म ये जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और टर्म है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे ये हो गया हमारा एक आर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम चाप। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्क। अगर हम इस आर्क का, इस आर्क की लेंथ माने 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, तो इस आर्क और जो इसमें हम एक कॉर्ड ले लेते हैं, इसको हम अलग कलर से ले लेते हैं, ये हो गई हमारी कॉर्ड। ठीक है, तो इस आर्क और इस कॉर्ड में कितना डिफरेंस आएगा? अगर हम आर्क की लेंथ 12 किलोमीटर मानते हैं, तो ये जो हमारी कॉर्ड की डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 12 किलोमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारे आर्क होगी वो कॉर्ड से 1 सेंटीमीटर बड़ी होगी। अगर हम इसकी आर्क की रेडियस को मान लेते हैं 12 किलोमीटर, अगर आपने कहीं पे देखा होगा 18.5 किलोमीटर के लिए भी 18.5 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर दिया रहता है, वो गलत है। आप किसी भी बुक में देख सकते हैं, आप बीसी पूनम में देख सकते हैं या एस के दुग्गल में देख सकते हैं। तो जो इसका डिफरेंस है वो ऐसे ही माना गया है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि 12 किलोमीटर के लिए, सॉरी ये हो गया हमारा 12 किलोमीटर के लिए, 12 किलोमीटर के लिए ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस। और अगर हम 18 किलोमीटर के लिए माने हैं तो ये कितना हो जाएगा? ऑब्वियस है, ये हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो काफ़ी बुकों में 18 किलोमीटर के लिए दिया रहता है 1.5 सेंटीमीटर। बात एक ही है, अगर जैसे हम 24 किलोमीटर के लिए मानेंगे तो कितना डिफरेंस आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। तो बात एक ही है, ये दोनों टर्म आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इनको लिखें उसमें, अगर हम इसको लैंग्वेज में ही लिखें तो क्या लिखेंगे हम? पहले ऊपर वाली टर्म की बात कर लेते हैं, इसको हम स्टार बना के लिख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ angles in plane triangle and spherical triangle is 1 second for having an area of 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। कहीं पे आपको 195 किलोमीटर स्क्वायर भी दिखेगा या 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू है। और दूसरे को स्टार मार्क करके लिख लेते हैं हम, लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ 12 किलोमीटर on earth surface is only 1 centimeter greater than subtended chord। कॉर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवा। तो अगर हम 12 किलोमीटर
लंबी अर्थ के ऊपर 12 किलोमीटर लंबी आर्क और उसकी कॉर्ड के बीच में जो डिफरेंस देखेंगे वो कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। तो आपको ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है हमेशा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को, तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ती है। तो अब हम इसको छोड़ के अगला लिखते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल। अगला टॉपिक हम लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल। स्फेरिकल ट्रायंगल, अच्छा याद दिलाना कि चलो मैं याद रखूँगा कि अभी हमें वो भी पढ़ना है कि प्लम लाइन और लेवल लाइन में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग की बात करें, अभी इसको हम पढ़ेंगे इसके बाद, प्रॉपर्टीज ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल के बाद। तो हम पहली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद ही रखनी है, इसका दूसरा कोई अल्टरनेटिव है नहीं, जो कि आपको ईजिली याद हो जाएंगी। 4 प्रॉपर्टी हैं, 2 स्फेरिकल एंगल के बारे में, 2 साइड के बारे में, जो कि आपको ईजिली याद हो जाएंगी। कैसे याद आएंगे वो अब मैं आपको बताता हूँ। कि पहला हम बात करें कि ईच एंगल ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल, पहले लिख लेते हैं ईच एंगल ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल should be less than 180 डिग्री, ठीक है। और अगर हम सम की बात करें, सम ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल should be between 180 डिग्री to 540 डिग्री, क्योंकि याद रखना है एंगल के टर्म में। अगर हम एंगल की बात करें स्फेरिकल, यहाँ पे हम एक और वो ले लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे पाए। तो अगर हम पर्टिकुलर एक एंगल की बात करें, तो अगर हम इस एंगल की बात करें या इस एंगल की बात करें, इस एंगल की बात करें, ये क्या होना चाहिए 180 डिग्री से हमेशा कम होना चाहिए, जो कि ऑब्वियस है। अगर 180 डिग्री होगा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, तो ये 180 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर हम तीनों एंगलों के सम की बात करें, ये प्लस ये, तो ये कितना होना चाहिए, ऑब्वियस है 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और 540 डिग्री से कम होगा। यानी कि 3 एंगल है, अगर 180 मानते हैं तो कितना हो जाएगा 540, तो टोटल 540 हो नहीं सकता, तो 540 से कम होगा और ऑब्वियस है 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, जो कि आपको दोनों चीज़ें याद होगी। अगली बात करते हैं हम किसकी, साइड ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल की। अगर हम बात करें लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल, जिसको हम ST भी लिख सकते हैं, चलो पूरा ही लिख लेते हैं, स्फेरिकल ट्रायंगल should be less than 180 डिग्री। अब 180 डिग्री से कम क्यों होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम सम ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल साइड्स की पे बात कर लेते हैं। सम ऑफ ऑल 3 स्फेरिकल साइड्स, स्फेरिकल ट्रायंगल sides should be between 0 to 360 डिग्री। अब बात कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ साइड की, ठीक है। तो ये हमारी पहली लेंथ, साइड की लेंथ हो गई, दूसरी लेंथ हो गई और ये हो गई हमारी तीसरी लेंथ। तो ऑब्वियस है कि अगर हम ये जो पहले लेंथ की बात करें, ये सेंटर ऑफ एन आर्क से कितना एंगल बनाती है, अगर ये 180 डिग्री से कम ही होना चाहिए, क्योंकि अगर 180 डिग्री होगा तो ये प्लेन ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है प्लेन लाइन, सीधी लाइन की जो बीच में एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है, तो ये 180 डिग्री से कम होना चाहिए। और दूसरा है
स्फेरिकल ट्रायंगल की साइड्स का सम कितना होना चाहिए। इन तीनों साइड्स का सम कितना हो जाएगा, 0 से 360 डिग्री। 360 डिग्री यानी कि पूरा 0 कितना भी हो सकता है, तो तीनों से 0 से बड़ा होगा, 360 डिग्री से कम होगा। तो अब हम, ये तो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल तो पूरा हो गया। एक बार स्फेरिकल एक्सिस के बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है, तो स्फेरिकल एक्सिस भी लिख लेते हैं। स्फेरिकल एक्सिस, स्फेरिकल एक्सिस, इसको हम अलग पेन से लिख लेते हैं। स्फेरिकल एक्सिस, स्फेरिकल एक्सिस क्या है, तो स्फेरिकल एक्सिस क्या होगा, जितना स्फेरिकल ट्रायंगल के का जो सम है 180 डिग्री से कितना ज़्यादा है, उसको हम बोल देते हैं स्फेरिकल एक्सिस। क्योंकि प्लेन ट्रायंगल के बीच का सम कितना होता है, 180 डिग्री, और स्फेरिकल ट्रायंगल का 180 डिग्री से कितना भी ज़्यादा हो सकता है। यहाँ कि हमने पढ़ा था 180 डिग्री से 540 डिग्री तक होता है। तो 180 डिग्री से जितना ज़्यादा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा स्फेरिकल एक्सिस। तो इसको लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अमाउंट बाई विच sum of angles of spherical triangle exceed by 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से जितना ज़्यादा एंगल का सम आएगा वही हमारा क्या कहलाता है, स्फेरिकल एक्सिस। अब तो ये हमारा स्फेरिकल ट्रायंगल पूरा हो जाता है। तो स्फेरिकल ट्रायंगल अब क्या बचता है, आपको बताना था कि प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग आपने पढ़ लिया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि प्लम्ब लाइन और लेवल लाइन में क्या डिफरेंस रहता है इनमें। तो अभी हमने कल पढ़ा था प्लम्ब लाइन के बारे में। तो जैसे कि पहले लेवल लाइन की बात कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। लेवल सरफेस हमने कल पढ़ा था, ये होता है हमारा कि जो अर्थ है, अर्थ के पैरेलल जो सरफेस या अर्थ के पैरेलल जो लाइन खींचते हैं हम उसको बोलते हैं लेवल सरफेस, और लेवल सरफेस पे ही जो लाइन होती है उसको बोल देते हैं हम लेवल लाइन। मान लेते हैं आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं, जैसे आपने एक संतरा देखा होगा ऑरेंज, अगर ऑरेंज के छिलके को क्या मान सकते हैं, लेवल सरफेस, और ऑरेंज को अंदर का जो वो होता है उसको हम बोल सकते हैं अर्थ। तो उसको आप अर्थ मान लीजिए, ऊपर जो छिलका है उसको मान लीजिए आप लेवल सरफेस। ये तो बात हो गई जियोडेटिक सर्वेइंग की। जियोडेटिक सर्वेइंग जिसमें हम अर्थ का कर्वेचर कंसीडर करते हैं। अगर हम अर्थ का कर्वेचर कंसीडर ना करें तो हम लिख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। अगर हम अर्थ का कर्वेचर कंसीडर ना करें तो कैसी हम प्लेन मानेंगे उसको, और प्लेन मानेंगे तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास एक फ़ोन होगा, फ़ोन के ऊपर आपने टेम्पर्ड ग्लास लगाया होगा, तो ये फ़ोन हो गई हमारी अर्थ सरफेस, और इसके ऊपर जो टेम्पर्ड ग्लास हो गया ये हमारा लेवल सरफेस। ये किस केस में हो जाएगा, प्लेन सर्वेइंग के केस में। और ये हो जाएगा हमारा प्लेन सर्वेइंग के केस में, ये हो जाएगा हमारा जियोडेटिक सर्वेइंग के केस में। तो आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल से। अब हम बात कर लेते हैं लेवल लाइन, वही है लेवल सरफेस लेवल लाइन। अब हम बात करते हैं प्लम्ब लाइन की। प्लम्ब लाइन में एक दो चीज़ें जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो कल हमने देखा था ये हमारी प्लम्ब लाइन है जो क्या करती है, ग्रेविटी की डायरेक्शन को शो करती है। ये हमारी सेंटर ऑफ द अर्थ है जो सेंटर ऑफ द अर्थ से पास होती है। ये जियोडेटिक सर्वेइंग के केस में हो गया। अगर हम माने प्लेन सर्वेइंग के केस में तो ये हमारी हो गई अर्थ सरफेस मान लेते हैं इसको, और प्लम्ब लाइन ये हमारी हो गई प्लम्ब लाइन 1, ये हो गई हमारी प्लम्ब लाइन 2। तो अगर हम प्लम्ब लाइन 1 इसमें भी बात करें तो कैसी हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी की डायरेक्शन में शो होती है। तो ग्रेविटी की डायरेक्शन में ये हो गई हमारी पहली प्लम्ब लाइन, ये हो गई हमारी दूसरी प्लम्ब लाइन। तो
प्लेन सर्वेइंग के केस में क्या होती हैं, ये हमेशा पैरेलल होती हैं। और उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ये होगी प्लम्ब लाइन 1, ये होगी प्लम्ब लाइन 2। जियोडेटिक सर्वेइंग के केस में बात करें तो ये हमेशा कभी पैरेलल नहीं होती हैं, ये हमेशा क्या इंटरसेक्ट करती हैं, कहाँ पे, सेंटर ऑफ द अर्थ। लेकिन ये कभी, और प्लेन सर्वेइंग के केस में ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये हमेशा पैरेलल रहती हैं एक दूसरे के। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर जियोडेटिक सर्वेइंग की बात करें तो प्लम्ब लाइन क्या होगी, और अगर प्लेन सर्वेइंग की बात करें तो प्लम्ब लाइन कैसे बिहेव करती हैं। तो आपको पता चल गया, क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर हम अर्थ सरफेस को प्लेन मान लें तो प्लम्ब लाइन, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी पे डिपेंड करती हैं, तो पहली ग्रेविटी की डायरेक्शन में, दूसरी ग्रेविटी की डायरेक्शन में, तो जितनी भी प्लम्ब लाइन होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। वहीं पर जियोडेटिक सर्वेइंग में ये हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ में इंटरसेक्ट करती हैं। और प्लम्ब लाइन तो हो गया, लेवल लाइन वही है, और क्या था, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें तो हमने देखा था कि एक बॉल के ऊपर एक कॉपी को या एक पेपर को रख देते हैं तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन को दिखाता है। ये किस में होता है, जियोडेटिक सर्वेइंग में। अगर हम बात करें प्लेन सर्वेइंग की, प्लेन सर्वेइंग में क्या होगा, ये हमारी अर्थ सरफेस हो गई, इसमें जो हमारी लेवल लाइन होगी, जो लेवल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा सेम होगी, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि अगर ये अर्थ सरफेस को पैरेलल मान लें, जैसे कि हमने फ़ोन का एग्जांपल लिया था लेवल लाइन के लिए, तो आप फ़ोन के एग्जांपल पे वही टेम्पर्ड ग्लास को मान सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। बस इतना ही था आपके इंट्रोडक्शन के वाले पार्ट में। तो अब हम कल क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, जिसमें से हमने एक टॉपिक पढ़ लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग का, प्लेन जियोडेटिक सर्वेइंग और प्लेन सर्वेइंग में क्या डिफरेंस होता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि पर्पस के हिसाब से, इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से सर्वेइंग को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।